हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ HPSC PGT में जो आपकी पार्ट 2 है उसके रिगार्डिंग जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड 2 लेक्चर मैं पहले डिलीवर कर चुका हूँ। आज ही आपका जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड 3rd लेक्चर अपना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है क्या? जनरली जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि इसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा एक्यूरेसी से काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सर? हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में यही किया था ना? हाँ जी सर। तो जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है एक तरह का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है जो हेल्प करता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं फाइनेंशियल नेचर के। ठीक है, जो नॉर्मली अकाउंट है जैसे नॉन फाइनेंशियल नेचर के इसमें नहीं लिखते, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे आपने किसी से माल खरीदा या किसी को माल बेचा, या ठीक है ना, चाहे उधार बेचा हो चाहे नगद बेचा हो, वो क्या होती है? जो जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन होती है। और इवेंट क्या होते हैं? इन एंट्री के परिणामस्वरूप जो रिजल्ट आता है। लाइक आपने राम का अकाउंट बना दिया तो राम को माल बेचा विद इन ईयर या उसे खरीदा, ठीक है, उसको कैश पेमेंट की या कैश पेमेंट ली उसे, तो इसके रिगार्डिंग सारी की सारी ट्रांजैक्शन। लेकिन जब हम उस राम के अकाउंट का टोटल करते हैं डेबिट क्रेडिट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। यानी कि राम की जो ट्रांजैक्शन आपने की है, जो एंट्री की है, उससे क्या रिजल्ट निकल के आया है, उससे क्या इफेक्ट हुआ है क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है, तो या और भी कोई एलिमेंट, तो उसको हम बोलते हैं इवेंट। इसने बोला भाई जो कंप्यूटर के थ्रू जो आप अकाउंट मेंटेन करते हो ना, वो गैप के अकॉर्डिंग होने चाहिए। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, जो अपना हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो। और होप शो आप सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है। जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसमें मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी बनाई है, इसके अलावा हमने बनाई है IFRS की, और इसके अलावा हमने बनाई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, उसके साथ हिस्ट्री यानी कि कंप्लीट मैं करवा चुका हूं आपको वो। तो गैप के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन करना, उसी के रिकॉर्डिंग रिपोर्ट जो है जनरेट करना, किसके? यूजर के लिए। यूजर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी। यानी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका मैनुअल और एक होता है आपका कंप्यूटराइज। चाहे आप मैनुअल अकाउंट मेंटेन करो चाहे आप कंप्यूटर की हेल्प से करो, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 2 पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? पहली बात कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपको मानना है, चाहे आप ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर की हेल्प से करते हो चाहे मैनुअल करते हो। ठीक है, जो वेल डिफाइंड कंसेप्ट है। कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू? जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया, मैचिंग कंसेप्ट हो गया, इनके ऊपर भी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिकॉर्ड या रिपोर्ट आपको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर से। जो फॉर्मेट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, उसी के थ्रू आपको करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की। किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की। देखिए, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? आप ये बोल सकते हो कि जो स्टोरेज या प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है उसको हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बोल देते हैं। कि आपने डेटा को स्टोर किया और जब जरूरत है तब उसको हमने निकाल लिया, ठीक है, रिट्राइव कर लिया, उसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार प्रोसेस कर लिया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं। क्या आते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपने आते हैं। हार्डवेयर किस टाइप का होगा ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है बड़ा है, छोटा कंप्यूटर चाहिए बड़ा कंप्यूटर चाहिए, उसके यूजर कितने हैं। नॉर्मली जो हम घर में चलाते हैं पीसी, 2-4 यूजर में काम चल जाता है, लेकिन अगर 100-200 लोग चलाते हो इकट्ठे तो नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं आएगा। तो वहां पर डिपेंड करता है कि हार्डवेयर सेटअप किस टाइप से किया जाए, और जैसा हार्डवेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके चलते हैं। यानी कि जो आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है ये डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी जर्नल एंट्रियां हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन अगर ज़्यादा है तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसके लिए आपको स्किल्ड या स्पेसिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई बिजनेस छोटा है तो वहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर कम ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए वो सिंपल होता है, उसको कोई भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है ये क्या है सर? ये है इट इज बेस्ड ऑन the concept of database. It is based on the concept of database. ये डेटाबेस के कंसेप्ट पे बेस होता है। ठीक है ना,
यानी कि डेटाबेस। अब आप बोलोगे सर ये डेटाबेस क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता, ये बताइए। देखिए डेटाबेस है ना एक सेट होता है सॉफ्टवेयर का, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले ये हमने पढ़ा सर लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन होती है, लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शन होती है उनके सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के सेट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसलिए डेटाबेस क्या है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। वो क्या काम करते हैं, इट इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, जो इफेक्टिंग, जो बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। यानी कि डेटाबेस एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, उसके डेटा को स्टोर वगैरह करता है। कर लोगे, हाँ जी सर हमें कर लेंगे। तो ये जो मैंने छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी से रिलेटेड बताया सारा का सारा इस पैराग्राफ में आ जाएगा, आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फिर अपना कि डेटाबेस के रिगार्डिंग डिटेल में दिया गया है। किसके रिगार्डिंग डिटेल में दिया गया है सर, डेटाबेस के रिगार्डिंग डिटेल में दिया गया है। देखो क्या कुछ दे रखा है, ये रहा जो मैंने अभी बताया सर, डेटाबेस जो है ना वो एक सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है या ऑर्गेनाइज करता है डेटा को इफेक्टिवली, मतलब प्रभावी तरीके से मैनेज करता है। डेटाबेस की हेल्प से ही हम एक्सेस कर पाते हैं जो हमने डेटा स्टोर किया है, जो हमने डेटा क्या किया है, स्टोर किया है। आप ये मान लो कि ये आपके पास एक रैक हो गया, आपने क्या किया, आपने अपनी जो सारी फाइलें थी क्या किया, मान लिया कि आपने MS वर्ड से रिलेटेड फाइल यहाँ पर रख दी, एक्सेल से रिलेटेड यहाँ रख दी, आपने कोई सॉन्ग थे वहाँ रख दिए, ठीक है। इसी तरह से आपके कोई वीडियो थे आपने यहाँ रख दिए, शादी के एल्बम वगैरह हो गई, आपने क्या किया, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर डेटा स्टोर कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोल देते हैं डेटाबेस। क्या बोल देते हैं, डेटाबेस, अलग अलग चीज़ों को। अब इसमें जब चाहे आप जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप अपनी सुविधा के अनुसार इससे रिट्राइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो डेटाबेस है ये एक्सेस देता है यूजर को कि जो स्टोर डेटा है वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी इसने क्या बोला है, जो कंप्यूटर का जो डेटाबेस है, ओरिएंटेड एप्लीकेशन है कोई भी जिसके थ्रू डेटाबेस आप स्टोर करते हो, वो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। यानी कि डेटाबेस के अंदर जो यूजेज करते हैं, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डेटाबेस, उसके अंदर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, ये अपना टॉपिक है। और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आज का इतना डिफिकल्ट नहीं है कि सर हमें नहीं आएगा। तो अगर कंप्यूटर वगैरह आपने कर रखा है पहले तो और भी ज़्यादा ईजी है, नहीं कर रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आता है फ्रंट एंड इंटरफेस। क्या आता है, फ्रंट एंड इंटरफेस। आप साइड बाय लिखते जाइए कि यूजर टू सॉफ्टवेयर, यानी कि यूजर और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन, बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, काम करते हैं, उनसे रिलेटेड ये डील करता है। तो फ्रंट एंड इंटरफेस क्या होता है, ये लिंक बिटवीन द यूजर एंड डेटा बेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से, जो डेटाबेस के है, ठीक है ना। यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, ये लिंक का काम करता है। थ्रू किसके थ्रू कर सकता है, यूजर कम्युनिकेट टू दी बैक एंड डेटाबेस, यानी कि इसके थ्रू ही यूजर डेटा तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि डेटाबेस की हम 4 रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। यानी कि इस तरीके से डेटाबेस होना चाहिए कि यूजर उस तक आसानी से पहुंच जाए, पहली बात। दूसरे में क्या आता है, स्टोरेज टू यूजर, जो आपने स्टोर किया है डेटा को, स्टोरेज टू यूजर, यानी कि जो आपने डेटा स्टोर किया है, जब चाहे जब जैसी नीड हो उसके थ्रू आप रिट्रीव कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो डेटा यूजर। लेकिन कौन से यूजर निकाल सकते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, जिसके पास आईडी पासवर्ड होता है, वही डेटा को निकाल पाते हैं, उसके अलावा नहीं। बैकएंड डेटाबेस बोलते हैं इसको। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या सर, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। किसमें, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना मैं बता चुका हूं। अगर रैंडमली मान ले कैसे लिख रखा है, CDAB या फिर FG, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके एक सीक्वेंस दे देते हैं, जैसे ABCDFG, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस होती है कि इंफॉर्मेशन में जिसके थ्रू आप कोई डिसीजन ले पाते हो, डेटा के बेस पे डिसीजन नहीं लेते, रो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। और लास्ट वन आता है आपका रिपोर्टिंग। क्या आता है सर, रिपोर्टिंग। इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उनको कंपोज किया जाता है, या आप बोल सकते हैं उनको कंप्राइज किया जाता है, उनको छोटा बनाया जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखे जाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। लास्ट में क्या करना है, रिपोर्ट बनाते हैं। और यही फिर इसका क्रक्स दे दिया, क्या दे दिया इसका, ये क्रक्स निचोड़ दे दिया है। क्या दे दिया गया है सर, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे डेटा को, डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, क्लासिफाइड करता है, प्रोसेस करता है और उससे
इंटरप्रेट करता है, डिसीजन निकाल सकते हैं जो भी यूजर को चाहिए एज के रिपोर्ट की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दे रखा है इसके अंदर, नेक्स्ट वन दिया गया है सर इसके फीचर क्या क्या है, क्या है इसके फीचर क्या क्या दे रखे हैं। तो फर्स्ट वन देखिए फीचर में क्या दे रखा है, तो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये किसके ऊपर बेस होता है, इज इट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, ये डेटाबेस पे बेस होता है। डेटाबेस क्या होता है अभी मैं बता के आया हूं आप सबको, होप सो आपको समझ में आ गया होगा सर, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं और वहां तक एक्सेस आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास आईडी पासवर्ड यानी कि जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको ये लाइन याद रखनी है कि सर जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में हम इन्वॉल्व नहीं करते किसको, जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग या मेंटेनिंग जर्नल और लेजर को, जो प्रोसेस होती है क्रिएट करना या मेंटेन करना किसको सर, जर्नल को, वो हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं करते। बाकी मोस्टली सारे के सारे काम हम वही करते हैं जो मैनुअल में करते हैं। तो इसके अंदर जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है और जो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है उसका हम डिफरेंस भी करेंगे तो वहां से आपका और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन देखिए इसके कौन कौन से फीचर हैं। ये फैसिलिटेट करता है सर ऑनलाइन इनपुट और स्टोरेज को, किसको सर, आप ऑनलाइन इनपुट डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो किसको, अकाउंटिंग डेटा को, पहला। जब चाहे उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, चाहे आपने सेल किया हो चाहे परचेज किया हो, परचेज और सेल इनवाइस का प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके अलावा जो अकाउंट या ट्रांजैक्शन है उसको कोडिफिकेशन कर सकते हो, उसको अलग अलग नाम से लेजर वगैरह जो भी आपका बनाए थे ना, कोडिफाई करना अकाउंट को, मतलब अलग से आइडेंटिफाई करना आप बोल सकते हो, यहाँ पर ये वर्ड यूज अच्छा रहेगा। ये फैसिलिटेट करता है ग्रुपिंग ऑफ वेरियस अकाउंट, ठीक है ना, बहुत सारे अकाउंट को ग्रुप कर देता है। ग्रुप कैसे, जैसे पर्सनल बेसिस पे, रियल बेसिस पे, नॉमिनल बेसिस पे, अलग अलग रिपोर्ट जो है, जो पर्पज होता है, जो मैनेजमेंट को चाहिए उस टाइप की रिपोर्ट बना सकता है। काइंड्स ऑफ रिपोर्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे सर, डिमांड रिपोर्ट हो सकती है, कस्टमर रिपोर्ट हो सकती है, सप्लाई रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है ना, या फिर इमरजेंसी रिपोर्ट, उस टाइप से बोल सकते हो आप, कर सकते हैं। अब करते हैं डिफरेंस, जहां से अपना क्वेश्चन उठता है। देखिए क्या कुछ देर का है, तो फर्स्ट वन क्या दे रखा है डिफरेंस में, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सर मैनुअल अकाउंटिंग का तो हमें पता है कि सर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, समराइज करना और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी आता है और आपका बैलेंस शीट भी आती है। क्या आती है, बैलेंस शीट। याद रखना ट्रायल बैलेंस ना ही तो बुक कीपिंग में आता, ना ही अकाउंटिंग में आता, ठीक है, वो एक नोट्स की तरह हम यूज करते हैं, रफ नोट्स की तरह। इसका कंपैरिजन किया गया है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर डिफरेंस, डिफरेंस का बेस क्या है, फिर हम लिखते हैं मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग, और फिर हम लिखते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। क्या लिखते हैं सर, हम लिखते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या करना है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। सर ये आइडेंटिफाई, देखो कंसेप्ट सिर्फ दो ही रहने हैं भाई, खुद हाथों से करते हैं, मैनुअल करते हैं या कंप्यूटर अपने आप करता है, बस ये। तो इसमें ना जैसे मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन, ये तो ह्यूमन बीइंग करेगा ना, तो वो ह्यूमन बीइंग करेगा, तो ये भी मैनुअली तरीके से की जाती है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की जाती है मैनुअली की जाती है। क्या की जाती है, मैनुअली, यानी कि दोनों में सेम ही नेचर की सर, इसमें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिर आगे, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कुछ दिया गया है। अच्छा जी, ये क्या था आपको याद हो तो सर, ये यहां पर लिखा था आपका अपने मैनुअल अकाउंटिंग, और यहां पर लिखा था सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये लिखा था ना, हाँ जी ये लिखा था, और यहां पर लिखा था सर डिफरेंस, क्या लिखा था, डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस देखिए क्या है, क्या है सेकंड डिफरेंस, रिकॉर्डिंग, क्या है, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है सर, ओरिजिनल जर्नल एंट्री की जाती है, उनको ऐड, सब्सट्रैक्ट या उनकी टोटल है, जो भी सारा का सारा काम मैनुअली होता है, सारा काम क्या होता है, मैनुअली होता है। आपको पता है सर कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है ना वो तो स्टोर तो किया जाता है मैनुअली, लेकिन जो ये प्लस करना है, माइनस करना है, टोटल करना है, ये किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से किया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से। आप ये चीज ध्यान रखते हैं इस समय,
जो आप किसी ने अगर टैली सीखी है या फिर पता हो टैली के बारे में, तो ये सिर्फ टैली के रिगार्डिंग है। जैसे एक बार आपने जर्नल एंट्री कर दी, ऑटोमेटिक वो लेजर बना देता है, ऑटोमेटिक ही वो क्या कर देता है, ट्रायल बैलेंस बना देता है, ऑटोमेटिक पीएनएल, ऑटोमेटिक आपका क्या कर देता है, बैलेंस शीट। यानी कि एक एंट्री करने से भी वो बैलेंस शीट मैच कर देता है। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट तक वो दिखा देता है। तो यहाँ पर डेटा तो स्टोर मैनुअली किया जाता है, लेकिन उसकी जो एडिंग वगैरह है, सब्सट्रैक्ट करना है, टोटल करना है, वो सारा का सारा क्या करता है, कंप्यूटर अपने आप करता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है, थर्ड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। क्या आता है, क्लासिफिकेशन। देखिए जी, क्या आता है, क्लासिफिकेशन। इसके अंदर पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट में, और वो भी क्या कहते हैं सर, मैनुअली की जाती है। लेकिन मैंने यहाँ क्या बताया था कंप्यूटराइज में, सिर्फ जर्नल एंट्री जो डेटा को स्टोर करते हैं वो मैनुअली करते हैं, बाकी सारा काम क्या होता है सर, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो लेजर में पोस्टिंग की जाती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से की जाती है। कर लोगे? हाँ जी सर, कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। देखिए, जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है समराइजिंग। क्या है, समराइजिंग। ठीक है, समराइज करना। इसके अंदर जो समराइज करते हैं वो करते हैं मैनुअली। इसमें तो सारा काम मैनुअली होगा, चाहे लेजर अकाउंट बनाना हो, चाहे फिर उनका ट्रायल, उनके बैलेंस निकालना हो, उनसे फिर ट्रायल बैलेंस बनाना हो। लेकिन इसके अंदर क्या है सर, ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड किया जाता है मैनुअली, और उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस है ना वो ऑटोमेटिक मैच कर देता है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक मैच। टैली का एग्जांपल इसमें बेस्ट है, वही आप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है सर इसके, क्या, फिफ्थ पॉइंट आता है इसके एडजस्टमेंट एंट्री। क्या आता है, एडजस्टमेंट एंट्री। सर इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है, देखो जो मैनुअल है उसमें मैनुअली हाथों से की जाती है, अपने हाथों से। और इसके अंदर क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री तो मैनुअली की जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी पोस्टिंग वगैरह अपने आप सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है। सिक्स्थ वन फिर इसके अंदर क्या आता है, सिक्स्थ वन आता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ट्रायल बैलेंस हो गया या फिर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है, वो आपको मैनुअली बनाते हो। लेकिन इसके अंदर क्या है सर, सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है, खुद कुछ नहीं बनाते। हम तो पहले जर्नल एंट्री करके आए थे, उसके बाद सारा काम ये क्या करता है, अपने आप ही कर देता है। और फिर आता है इसके अंदर लास्ट पॉइंट अपना। देखिए, लास्ट पॉइंट में क्या आता है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ये आता है सर क्लोज ऑफ बुक। क्लोज ऑफ बुक्स। सर बुक की क्लोजिंग कैसे करते हैं, सर इसमें तो बुक की क्लोजिंग है, यानी एक अकाउंट का जो बैलेंस है दूसरे में ट्रांसफर करना, ओपनिंग बैलेंस लिखना, क्लोजिंग बैलेंस लिखना, सब कुछ मैनुअली होता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है सर, क्लोजिंग ऑफ बुक सब कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। उसी के थ्रू हम ओपनिंग बैलेंस वगैरह डेटाबेस में स्टोर करते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस स्टोर हो जाता है अपने आप। क्या है सर, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जर्नल एंट्री दोनों में मैनुअल की जाती है, मैनुअली में सारा काम हाथों से करोगे, जैसे आप नॉर्मली +1 2 के अंदर अकाउंट मेंटेन करते हो, बनाते हो वैसे ही। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री आप डाल दो, लेजर पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब कुछ अपने आप ये उठाकर बना देता है। तो इसलिए क्या होता है सर, इसलिए स्पीड बढ़ गई है अकाउंटेंट की, इसलिए चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सॉफ्टवेयर से ही अपने अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक है, इसके बाद होता है सर इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट तो क्या है, अभी जो मैं काउंट करवाया वही है सर, हाई स्पीड, स्पीड बढ़ जाती है सर काम करने की। सर रिलायबल, विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लिया कि जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है, वॉल्यूम ऑफ वर्क अगर मान लिया कि कम काम है तो हो सकता है ह्यूमन बीइंग जल्दी कर दे, लेकिन अगर ज़्यादा काम है तो एक ह्यूमन से एरर होने के चांसेस डाउटफुल होते हैं। आप बोल सकते हैं कि होने के चांसेस होते हैं, भाई एरर हो सकता है, कोई अगर 1000 एंट्री दे दी तो। लेकिन कंप्यूटर में अगर 1000 के 1000 एंट्री आपने कर दी, सारे के सारे का बैलेंस क्या मिलेगा, करेक्ट। कैलकुलेशन एरर नहीं होता, पहली बात। एक्यूरेसी होती है, 100% एक्यूरेट होता है, आप विश्वास कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर कंप्यूटर को थकान वगैरह नहीं होती। ठीक है, और ये क्या होता है सर, ये बायस्ड भी नहीं होता, इमोशनल नहीं होता, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर आता है इसके अंदर अप टू डेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है कंप्यूटर अकाउंट सिस्टम का, अपडेशन। कि इसके अंदर जो अपडेशन है वो इकट्ठी हो जाती है। मान लिया कि आपने क्या किया सर, अब की बार हमारा प्रॉफिट 10,000 था, हमने क्या किया 12,000 बढ़ा के देख लिया कि फिर सेल कितनी होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक निकाल देता है, यानी कि बजटिंग करने में बहुत फास्ट है ये। जबकि अगर मैनुअल करते हैं तो 1 बाय 1 एंट्री को आपको सारा इफेक्ट, यानी कि एक एंट्री का
जो मान लीजिए सेल को 10% बढ़ाया, उसका इफेक्ट हर जगह आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर के हेल्प से वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मान लीजिए राम की एंट्री आपने 100 की बजाय 1000 की कर दी मैनुअल में, तो अब पहले तो क्या करना है, एंट्री ठीक करो, फिर राम के लेजर को ठीक करो, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस को ठीक करो, फिर पीएनएल और फिर बैलेंस शीट, सारे ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री को ठीक कर दो, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा। एफिशिएंसी, बहुत फास्ट काम करता है, यानी कि रिसोर्स और टाइम जो मैनुअल में ज़्यादा लगते हैं उसको कम यूज करता है। इसके बाद आता है लीजिबिलिटी, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेजिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, स्पष्टता, एक नई टर्म दी गई और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई। राइटिंग में तो क्या होता है, कई बार है ना अनटाइडी हो जाती, समझ में नहीं आती, गंदी राइटिंग हो जाती किसी किसी की, लेकिन लेजिबिलिटी में क्या है, आप बिल्कुल कंप्यूटर की लैंग्वेज जो क्या था सबको समझ में आ जाती है। इसलिए जो अगर नोट्स प्रेफर करते हैं लोग, क्या बोलते हैं सर कंप्यूटराइज नहीं है क्या, तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। फिर आता है लोअर कॉस्ट, अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो पर यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या आते हैं, कम आती है, जबकि मैनुअल में ज़्यादा आती है। टाइमिंग रिपोर्टिंग, अगर आपको टाइम ट्रेंड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये MIS। इसके अंदर जो रिपोर्ट यानी कि मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट चाहिए ना, वो आप कंप्यूटर से इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। मैनुअली में उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक्यूरेसी भी कम होती है। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, जैसे इसने बोला कि अगर आपको डाटा की लिस्ट चाहिए तो 10,000 से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, या 5 लाख से ज़्यादा है या कम है, तो आपको इजीली मिल जाएगा, जबकि मैनुअल में आपको 1 बाय 1 कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। और फिर आता है इसके अंदर लास्ट वन आपका स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी कि जब चाहे आप इस डेटा को स्टोर कर सकते हो। स्टोर कहाँ करेंगे, डेटाबेस के एग्जांपल देख लो, हार्ड डिस्क हो जाता है, CD रोम हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। और ये क्या करते हैं, जगह भी कम लेते हैं। जो फिजिकली जो रजिस्टर, मान लिया आपका रजिस्टर इतनी जगह लेता है, मतलब थोड़ी ज़्यादा जगह लेता है, तो एक पेन ड्राइव बिल्कुल छोटी सी जगह पर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो रिट्रीवल, जब चाहे आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन को उससे एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके पास ऑथेंटिक ID पासवर्ड है तो। सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ID पासवर्ड के बिना ये खुलता नहीं है। और क्वेरी, अगर कोई क्वेरी है तो इसके थ्रू सोल्व की जा सकती है। जैसे अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो डेटर की, जिन्होंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो इनकी डेटर की जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक 1 क्लिक पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर क्या आप सिर्फ बेनिफिट है, इसकी लिमिटेशन वगैरह नहीं है क्या, है भाई, इसकी क्या है, इसकी लिमिटेशन भी है। क्या है, इसकी लिमिटेशन भी है। क्या क्या लिमिटेशन है देखिए। फर्स्ट वन अगर मैं बात करता हूं तो सर स्टाफ अपोजिशन, जो नॉर्मल जो होते हैं स्टाफ, वो क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कंप्यूटराइज आ गया तो हमारी नौकरी खतरे में, इसलिए वो उसको विरोध करते हैं इसका। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अब जो भी मान लिया कि पहले क्या होते हैं, अब तो सारे आप ये मान लो कंप्यूटर से गो थ्रू हो चुके हैं, लेकिन आपने देखा हो जो आपके पेरेंट्स की एज के हैं, जो क्या जिनको कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज कम है, तो उनको अगर मान लिया कंप्यूटर में शिफ्ट किया जाता है, तो उनको ट्रेनिंग पे ज़्यादा पैसा आपको लगाना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, अगर आप घंटों कंप्यूटर पे काम करते रहते हो, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपका काम लगातार सीटिंग का है, 15-15, 16-16 घंटे बैठते हो, तो बहुत सारी बीमारियां हैं वो आपको घेर लेती है, जैसे कि आई स्ट्रेन होता है, आंखों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, आंखों पे दबाव पड़ता है, या फिर कम पीठ दर्द होने लग जाता है, या जो मांसपेशियां वो पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉब्लम है, हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है अगर आप लगातार काम करते हो तो। सिक्योरिटी प्रॉब्लम कैसे है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऐसे है जी, अगर जिसको नॉलेज हो ना, वो डेटा आसानी से चुरा सकता है और उसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन फ्रॉड आप सुनते होंगे ना, इसके खाते से निकल गए, इसके खाते से निकल गए, कभी सपना कॉल आ गया, कभी काजल का आ गया, बस तब तक हो जाता है काम। इसके अलावा क्या है, सिस्टम फेलियर, आपने देखा हो मोस्टली क्या देखा हो, आपने देखा हो तो जैसे मान लो कॉलेजों में भी है, स्कूलों में भी है, बायोमेट्रिक कर दी, लेकिन क्या करते हैं टीचर, बोला कि सर सिस्टम नहीं चल रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, मैनुअल कर लेते हैं। तो सिस्टम फेलियर भी एक मेन रीजन होता है, और बहुत सारे रीजन होते हैं सिस्टम फेलियर, लाइक हार्डवेयर ने काम नहीं किया, इंटरनेट नहीं चल रहा, वायरस ने अटैक कर दिया, समझ रहे हो ना आप। टाइम की वेस्टेज कब होती है, जब फर्स्ट टाइम आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम अडोप्ट करते हो, तो उस टाइम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे डेटा को आपको कंप्यूटर में फीड करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है और टाइम भी वेस्ट होता है। और लॉट ऑफ एरर, मतलब बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर की पकड़ में ही नहीं आते, तो उससे क्या होता है, एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपकी थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ते हैं इसका सोर्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं जी, कि आप कहां कहां से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, उसके सोर्सेज क्या है।
तो सोर्सेज क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के? देखो नॉर्मली है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में भी मिल जाते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बनवा भी सकते हो, या जो मार्केट में उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके भी यूज कर सकते हो। आपने देखा हो जो टैली और एक्सेल, ये तो हर कोई यूज कर रहा है सर, इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट यही यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है, इसने बोला भाई सॉफ्टवेयर को खरीदने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं ना, जो अकाउंटेंट है, उनको नॉलेज है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अल्टीमेटली काम तो आपके एम्प्लॉइज को ही करना है। अगर उनको कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर आता ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद भी अगर नया सीख पाए, तो क्या बेनिफिट है फिर अडॉप्ट करने का। तो जो नीड है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, वो डिपेंड करती है सर, किस पे डिपेंड कर सकती है? या तो आप जो मैनुअल सिस्टम उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हो। या फिर जो अगर आपने पहले से एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज, इनके आपने क्या किया, कंप्यूटराइज सिस्टम को अडॉप्ट तो कर रखा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज करना चाहते हो, अल्टर्ड, तो भी आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग पैकेज। ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है और क्वेश्चन यहां से बनते भी हैं आपके। क्या कुछ दे रखा है टाइप ऑफ अकाउंटिंग पैकेज या सॉफ्टवेयर के अंदर? सर ये जो पैकेज है ये मार्केट में भी मिलते हैं, आप बनवा भी सकते हो, अलग अलग है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हो। जैसे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ये काम किए जाते हैं फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इनके छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं सर, ये रेडी टू यूज जो मार्केट में अवेलेबल हो उनका यूज कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, टैली ERP 9 हो गया, ये सारे के सारे मार्केट में, आप वहां से ले लो। कस्टमाइज का मतलब होता है सर, ये यूज किए जाते हैं फॉर मिडल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज का मतलब क्या सर, जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इन्हीं में थोड़ा बहुत आप चेंज कर देते हो अपनी सुविधा के अनुसार, तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज। टेलर मेड का मतलब होता है जैसे टेलर से आप कपड़े बनवाते हो ना अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये तो क्या हो, देखो रेडीमेड का मतलब क्या हो, जो रेडीमेड आप गारमेंट खरीद के लेके आते हो ना, बस आ गया फिट। और ये क्या होता है कस्टमाइज, ये क्या करते हैं, जैसे जींस की पैंट ले आए, वो थोड़ी बड़ी होगी, उसको छोटी करवाना है, या शर्ट जो है वो ज़्यादा ढीली है तो उसको टाइट करवाना है, तो ये कस्टमाइज के अंदर आ गया। यानी कि रेडीमेड खरीदा, उसमें अपनी सुविधा के अनुसार चेंज किया, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और टेलर मेड का मतलब क्या होता है सर, पहले नाप दे के आओ टेलर को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। तो टेलर मेड होते हैं, ये क्या करते हैं, जो जो बहुत ही वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वही टेलर मेड सॉफ्टवेयर आपका मतलब अपनी कंपनी के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। अब देखो जैसे इसका नाम है, आपको पता चल गया होगा सर, ये तो सस्ते मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं, सस्ते। मान ले कि 1000 रुपए की एक आपको पैंट वगैरह मिल जाती है, जो शर्ट आप लेके आते हो वो मिल जाती है। कस्टमाइज में क्या होता है भाई, 100-200 रुपये उसको भी तो देने पड़ते हैं, जिससे आप ठीक करवाते हो 1000 रुपये का लेके, यानी कि ये 1200 रुपये के आसपास। और टेलर मेड तो क्या होता है सर, इतनी तो सिलाई लेते हैं, ठीक है, रीगल वाले हो गए या कुछ और हो गए, 1200-1500 तक तो ये क्या करते हैं, सिलाई भी ले लेते हैं। तो ये क्या, टेलर मेड ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो बस इसी के जो मेरिट डिमेरिट है वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो कंसेप्ट था वो मैं आपको यहीं क्लियर करवा चुका हूं। तो आइए 1 बाय 1 इसको सिर्फ रीड आउट करना है, अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या कुछ है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इनके जो यूजर होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए इनको जो डेवलप किया जाता है वो एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो सारी पहले ही सोल्व आउट हो जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं सर, जैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, बीजी हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आप यूज किया जा सकते हैं। सर इसके बेनिफिट और जो डिमेरिट है वो और बता दो। देखिए सबसे पहले क्या होता है सर, इसके एडवांटेज क्या क्या है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर के एडवांटेज तो ये है कि सर ये तो एक तो है ना एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई जाती है, यानी कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि हर कोई इसको यूज करता है, ठीक है, पहली बात तो सर। दूसरे सर ये लार्ज नंबर ऑफ इसके यूजर होते हैं। लार्ज नंबर क्या होते हैं, इसके यूजर होते हैं। तो जो आपने मान लिया कोई भी अकाउंटेंट रखना है, तो अगर उसको रेडीमेड सॉफ्टवेयर दिया जाएगा ना, वो उसको आता होगा, वो उसको पहले से आता होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में उसके यूजर बहुत सारे हैं। तो अगर अकाउंटेंट को आप जैसे टैली दे दिया, या आपने टैली का कोर्स करवाते हैं, या फिर आपने MS वर्ड दे दिया अकाउंटेंट को लाके कि इसमें काम करना, आज से एक्सेल में काम करना, तो वो कर लेगा, वो ज़्यादा पोज नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी आता है, क्योंकि बहुत सारे उसके यूजर थे, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। कई बार तो क्या होता है, जिससे हम सॉफ्टवेयर लेके आते हैं वो बोलता है मैं ही दे देता हूँ ट्रेनिंग, को बड़ा इश्यू नहीं है। इसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विस है वो ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसके यूजर ज़्यादा है, ठीक है। ऑफ द सेल्फ का मतलब होता है पहले से तैयार, क्या होता है, पहले से तैयार,
भाई ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑफ द सेल्फ होते हैं, यानी कि पहले से तैयार होते हैं, इसको बनवाने की जरूरत नहीं होती, आप तुरंत जाके खरीद सकते हो। इसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी बहुत ही कम होती है। अगर आपको करना आता है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो क्या करता है, जो आपका कंप्यूटर वाला आता है वो 100-200 रुपये लेके इसको ठीक कर देता है, मतलब इसको इंस्टॉल कर देता है। डीमेरिट क्या है सर, डीमेरिट ये है इसके बहुत सारे यूजर होते हैं ना, तो इसके लिए पहली बात है सर लेजर प्रिंटर चाहिए। अगर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप प्रिंट आउट निकालना, कौन सा प्रिंटर चाहिए, लेजर। जो लेजर प्रिंटर होता है वो आता है 15,000-16,000 का, और जो डॉट मैट्रिक आता है वो तो 5-7 हज़ार का जाता है, जो सस्ता होता है। पहली बात तो ये सिक्रेसी नहीं रहती सर, क्यों, क्योंकि हर कोई इसका यूज कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा खुराफाती भी होगा जो इनकी डीमेरिट जानता होगा और उसका यूज कर लेता होगा, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रेडीमेड मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हो और आपके जो कंप्यूटर में पहले से कोई अदर सॉफ्टवेयर है, तो उनके साथ लिंक होना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि ये तो मार्केट के अवेलेबल बनाए देते और ये आपके अपने अकॉर्डिंग होता है, तो रिलेशन नहीं होता। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि सर ट्रांजेक्शन कम होती है, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है वो। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सर थोड़ा सा मेकिंग चेंज, किसमें सर, इन रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कि रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है भाई, ये सॉफ्टवेयर जो है ना थोड़े से कॉस्टली होते हैं रेडीमेड से। जैसे मैंने बोला कि रेडीमेड अगर 1,000 रुपए के आपका कपड़ा आ रहा है, या जो पैंट आप लेके आ रहे हो पैंट शर्ट, वो क्या होता है सर, उसमें 1,200-1,300 रुपए का आपका और पड़ जाता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या डीमेरिट हैं, आइए वो कर लेते हैं वन बाय वन। सर इसका बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, भाई जो आपके मार्केट में जो मिल रहा है उससे थोड़ा सा कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ी लेवल पर किए जाते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और मीडियम साइज बिजनेस इसके यूज किए जाते हैं। सिक्रेसी लेवल रेडीमेड से थोड़ा ज़्यादा है सर, रेडीमेड से थोड़ा ज़्यादा, और लिंकेज भी थोड़ा सा आप आसानी से कर सकते हो अपने अदर सॉफ्टवेयर के साथ। सर डिसएडवांटेज क्या है सर, रेडीमेड में इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम थी, इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कस्टमाइज हो जाता है सर थोड़ा बहुत। और लास्ट वन आता है आपका टेलर मेड। क्या आता है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है जी, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार बनवाते हो, मार्केट में नहीं मिलता जी। तो ये ऑफ द सेल्फ, यानी कि पहले से तैयार नहीं होता ये सॉफ्टवेयर, आपको बनवाना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है, इसका बेनिफिट ये है सर, आप अपनी इंटरप्राइज, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको बनवा सकते हो। ठीक है, इसमें सिक्रेसी लेवल जो है, आप बोल सकते हो कि जो सिक्रेसी है, जो आप गुप्त सूचना रखना चाहते हो, वो क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, इसके अंदर केयर ज़्यादा होती है, इसको हैक करना टिपिकल होता है। ठीक है, और आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसा आप बनवाना चाहते हो ये वैसा बन जाएगा, जैसा आप बनवाना चाहते हो ये वैसा बन जाएगा। जैसे मान लें कि आपको कोई ड्रेस बनवानी है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बनवा सकते हो उसको। भाई आपको पार्टी वेयर बनवानी है टेलर मेड में, या फिर आपको फॉर्मल बनवानी है, या फिर आपको घर में पहनने के लिए बनवानी है, कैसे बनवानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। यानी कि टेलर मेड में चाहे आप एक पैंट पे 2,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 20-30 आप पॉकेट लगवा सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन रेडीमेड में इतने नहीं आएगा। डिसएडवांटेज क्या है सर इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि जो अगर आपने जो सॉफ्टवेयर बनवाया वही गलत बनवा लिया ना, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा क्या है सर, इसकी कॉस्ट इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत ही स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो अपने इंप्लॉइज को ये सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसका प्रबंध भी करना पड़ेगा। जो आपका अकाउंटेंट है उसको पहले सिखाना पड़ेगा, महीने 2 महीने 4 महीने जितना टाइम लगेगा उसको ये क्या करना पड़ेगा सर, उसको ये सिखाना पड़ेगा। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमने उसको सिखाया और वो 9-2-11 हो गया, किसी दूसरी कंपनी ने उसको हायर कर लिया। हाँ जी सर, ये भी हो सकता है। इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट तो हाई होती ही होती है, साथ में अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है जिसको आपने ट्रेनिंग करवाई है, तो नए एम्प्लॉयज को फिर से हायर करना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो वेरी कॉस्टली। इसके बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस वाले हैं ना, तो वही ये काम करते हैं। तो सर क्या ये बिजनेस जो आपने सॉफ्टवेयर अभी किया, चाहे वो टेलर मेड हो, चाहे आपका वो थोड़ा कस्टमाइज हो, चाहे आपका वो आपका हम बोल सकते हैं रेडीमेड हो, तो इनके लिए कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए भाई, हर बिजनेसमैन को। तो वो कौन कौन सी है, कि जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है सोर्स है वो अडोप्ट करें उससे पहले, पहला तो सर कॉस्ट देख लो, भी आपके बिजनेस की कितनी कैपेसिटी है कॉस्ट की।
उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हो तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी है, इंस्टॉलेशन कितनी है, आफ्टर सेल सर्विस उसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। यानी कि टोटल कॉस्ट को ध्यान में रख के आप सॉफ्टवेयर को अक्वायर करो। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, भाई इसकी कॉस्ट कितनी है और इसका बेनिफिट कितना होने वाला है मुझे सॉफ्टवेयर का, तो उसी के बेस पर आप रेडीमेड ले सकते हो, कस्टमाइज ले सकते हो, टेलर मेड सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी चूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको फ्लेक्सिबल चाहिए तो आप टेलर मेड सॉफ्टवेयर बना लो, फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए तो आप रेडीमेड को यूज कर सकते हो। अडोप्टेबिलिटी और ट्रेनिंग, अब आप ट्रेनिंग पे ज़्यादा पैसा लगा सकते हो तो टेलर मेड, नहीं लगा सकते तो आप बोल सकते हो सर मार्केट जो रेडीमेड है उसका हम यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साइज का कैसा है, छोटा साइज है तो आपको मार्केट में जो अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, बड़ा है तो आप टेलर मेड की तरफ भी जा सकते हो। लेवल ऑफ आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को है किस टाइप की रिपोर्टिंग चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रिपोर्टिंग चाहिए या जो रिपोर्ट करे वो उसके अंदर सीक्रेसी होनी चाहिए। सीक्रेसी ज़्यादा है तो आप टेलर मेड सॉफ्टवेयर लेके आओ, सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तुरंत ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, रेडीमेड का यूज कर सकते हो, इसके अंदर आ जाएगी सीक्रेसी और ये इकट्ठा पढ़ सकते हो आप। वेंडर रेपुटेशन और कैपेबिलिटी, ये भी ध्यान रखना है भाई, आप जैसे उसमें बोलते हैं ना, आपको याद हो जो कोपरा है अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें हम एक चीज़ बोलते हैं भाई कंज्यूमर की भी ड्यूटी है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदे हमेशा ही रेपुटेटेड वेंडर से खरीदे, यानी कि काला बाजारी से ना खरीदे, ब्लैक में ना खरीदे। तो वही बात ये है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर लेने वाले हो ना वो रेपुटेटेड कंपनी से ही लें। ये देखें कि वो कंपनी कब से ये सॉफ्टवेयर बना रही है, वैसा सॉफ्टवेयर किसी और के लिए बनाया है नहीं बनाया, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और वो कितनी जल्दी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो ये था आपका कंप्लीट अकाउंटिंग, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।